नमस्कार दोस्तों। आज के अखबार की सुर्खियों के साथ मैं आपका दोस्त ओजांक। आज हम अखबार की सुर्खियों पे बात करेंगे तो बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो बहुत उत्साहित भी करती हैं, तथा साथ ही कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो हमें गंभीर चिंतन और सोच की तरफ लेकर जाती हैं। अगर हम दैनिक जागरण के हेडलाइन की बात करते हैं तथा साथ ही अन्य न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया है, वो है आसाम और मेघालय ने सुलझाया 50 साल पुराना सीमा विवाद। तो जैसा कि इस खबर से पता चल रहा है कि मेघालय और असम के बीच में, यानी जब असम का निर्माण हुआ तो वहाँ पर असम के निर्माण के समय ही जब मेघालय को अलग राज्य बनाया गया तो कुछ हिस्से ऐसे रहे जो दोनों के बीच में विवादित रहे। और ये पिछले साल सुर्खियों में तब आया जब दोनों साइड के पक्ष जो आपस में एक साथ लड़ने लगे, पुलिस भी आमने सामने आ गई और हिंसा में जो है मीडिया ने उसको एक अलग तरीके से सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया। अब इस खबर की अगर हम बारे में बात करें तो आखिर इस खबर का महत्व क्या है। देखिए, आज़ादी के बाद से ही नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत उपेक्षित रहा है। कई बार ऐसा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट ने भारत को बहुत कुछ दिया है। आज मैरी कॉम और तमाम बेहतरीन खिलाड़ी हमें नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत से आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में माना जा रहा है कि दूसरी हरित क्रांति का जो बेस है वो वहाँ पर मौजूद है, पर्यटन का आधार वहाँ मौजूद है। लेकिन बहुत लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ना होने, कटे फटे होने, आतंकवाद, अलगाववाद, इन सब का वो शिकार होने की वजह से वो क्षेत्र अपने आप को बहुत उपेक्षित मान रहा था। कुछ नृजातीय कारण भी है। नृजातीय कारणों में यानी कि एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो वो मंगोलाइट क्लान के लोग हैं, वो कुछ अलग दिखते हैं, तो कई बार मुख्य भारत से वो अपने आप को बहुत कटा कटा महसूस करते हैं। ये जो कटा कटा महसूस होना था वो सबसे बहुत बड़ा काम ये करता था कि उनके अंदर एक अलगाववाद की भावना थी। भारत के निवासी होने का जो गर्व है, जो गौरव है, वो उनको महसूस नहीं हो रहा था। जब वो लोग दिल्ली या हमारे मुख्य भारत के हिस्से में जब प्रवेश करते हैं मैदानी भागों में, तो हम उनको एक अलग नाम से पुकारते हैं, बड़ी अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते रहे। ये स्थिति बदलनी चाहिए और ये होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा संभावनाओं से भरा है। चाहे पर्यटन की संभावना हो, चाहे वो हमारे हरित क्रांति की संभावना हो, चाहे वो घरेलू उद्योगों की संभावना हो, खेल खिलाड़ियों की संभावना हो, इन सभी से हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत ही ओतप्रोत है। सबसे बड़ी बात, पर्यावरण संरक्षण के मानकों में, और चाहे वो वन हो चाहे वो जीव हो, इनमें ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रखता है। लेकिन अगर हम गृह मंत्री के कथन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो पिछले कुछ समय से नारकोटिक्स यानी ड्रग बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो म्यांमार से ड्रग्स जो है वो सप्लाई होती है, बांग्लादेश से ड्रग्स सप्लाई होती है, और वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बाउंड्रीज बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए वहाँ इन्फिल्ट्रेशन बहुत होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बाढ़, बहुत ज़्यादा फ्लड आता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। खासतौर पे ब्रह्मपुत्र अपनी नदियों के पूरे तंत्र के साथ बहुत बड़ी मात्रा में, पहाड़ी नदियां जो है वो बारिश जब होती है तो बाढ़ आती है, फ्लड होती है, वहाँ के जीवन स्तर बहुत ख़राब हो जाता है। तो बड़े बड़े पुल बनाने की आवश्यकता थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता थी। और साथ ही साथ घुसपैठिए यानी जो बॉर्डर को क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, वो बहुत ही खतरनाक रहा है। तो इन तीनों ने पूरे जो नॉर्थ ईस्ट है उसको बहुत ही प्रभावित करके रखा है। पर आश्चर्य बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही एक सुखद न्यूज़ है कि ये जो वर्तमान सरकार है वो नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को दूर करने के लिए, उसका स्थायी हल निकालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत है, और होना भी चाहिए। अगर कोई क्षेत्र जब तक उसमें, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो AFSPA, तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बहुत समय तक बहुत बड़े हिस्से में वहाँ लगा रहा। लोगों का जनजीवन जो है वो बहुत ही त्राहिमाम करने लगता है, वहाँ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट की पोटेंशियल को हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब नॉर्थ ईस्ट शांत हो, वहाँ के लोग भारत को अपना क्षेत्र समझते हो, और भारत, सबसे बड़ी बात है कि भारत की मुख्य भूमि उनको अपना क्षेत्र समझती हो और उनके जीवन में एक गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन लाने का लगातार प्रयास करे। और वहाँ के लोगों को जब ये प्रयास होते हुए दिखेगा, वो सम्मान उन्हें प्राप्त होगा, तो उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनके जो संसाधन हैं, वो भारत की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और आप ये देखिए कि इतना बड़ा क्षेत्र है, चाहे वहाँ पे अगर पहाड़ी नदियों की बात करें, जल शक्ति की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, टूरिज्म की बात करें, पर्यावरण संरक्षण की बात करें, खेल खिलाड़ियों की बात करें, हैंडीक्राफ्ट की बात करें, इन सभी में वो भारत को इतनी शक्ति दे सकता है, इतनी शक्ति दे सकता है कि इस क्षमता का हमने आज तक दोहन ही नहीं किया। भारत की जो टोटल पोटेंशियल, उसमें एक जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो बदलाव किया गया, और नॉर्थ ईस्ट में लगातार इस तरह की जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं उस पर हम समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें त्रिपुरा में, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
के साथ समझौता किया गया। बहुत लंबे समय तक वहाँ पर जो है वो एक अलगाववाद की भावना रही। इसी तरह अगर काबरी रियोंग शरणार्थियों को जो है वहाँ पर बसाया गया, बोडोलैंड का मुद्दा वहाँ पर सॉल्व किया गया, धीरे धीरे इनके स्थायी समाधान की तरफ जा रहे हैं। तो असम अगर हम बात करें और मेघालय, तो लगभग 18.51 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो 12 विवादित क्षेत्र उसमें से 6 का समझौता कर लिया गया। हालांकि अभी पूरी तरह से समझौता नहीं हो पाया और असम का उसके पड़ोसी राज्यों के साथ, चाहे अरुणाचल हो या अन्य राज्य हो, उनके साथ कुछ ना कुछ रस्साकसी बनी हुई है। वो ज्योग्राफिकल पोजीशन बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा विवादित रही है। लेकिन नो डाउट अगर हमने आज एक कदम बढ़ाया है तो कल हम आगे की तरफ और बढ़ पाएंगे और धीरे धीरे समाधान हमारे निकलेंगे और जो नॉर्थ ईस्ट की संभावना है उसको हम पूरा कर पाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में वित्त विधेयक 2022 पर चर्चा करते हुए कहा कि जो यूक्रेन और रूस में जो वॉर हो रही है वो भारत के ऊपर महामारी जैसा ही प्रभाव डालेगी। जब महामारी की बात होती है तो भारत ने और पूरे विश्व ने महामारी के रूप में, कोविड के रूप में एक बहुत बड़े आक्रांता का सामना किया जिसने पूरी व्यवस्था को बिठा के रख दिया और भारत की इकॉनमी पर बहुत ज़बरदस्त दुष्प्रभाव हुआ। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अगर देखें तो भारत और भारत की जनता का जो उत्साह रहा है, भारत ने इस मुसीबत को अवसर के रूप में भी इस्तेमाल किया। भारत की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि जो टीकाकरण अभियान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, उसको जन आंदोलन का रूप दिया और जन आंदोलन के रूप में भारत जो है न सिर्फ अपने लोगों का समय रहते टीकाकरण कर पाया, वैक्सीनेशन कर पाया, पूरी दुनिया के लिए उसने एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया। भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र जिसे लगातार उपहास की नज़र से देखा जाता था, उसको एक मजाक की नज़र में देखा जाता था, आज उसने अपने कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने, भारत में जन आकांक्षाओं का राष्ट्रवाद से जुड़ने, इन सभी का उदाहरण देते हुए एक दुनिया के सामने मिसाल प्रस्तुत कर दी। जहां ब्रिटेन और अमेरिका जैसे ताकतवर देश जिनके पास जबरदस्त एक स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं, वो भी इस कोविड के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए, अपनी मौतों को संभाल नहीं पाए। वहीं पर भारत ने न सिर्फ मौतों की संख्या को सीमित किया, साथ ही साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भारत के अंदर उत्साह पैदा किया और भारतीयों को इस मुसीबत से निकालने और अर्थव्यवस्था पर पटरी पर लाने का बहुत बड़ा प्रयास यहां पर उन्होंने किया। लेकिन अब दूसरी महामारी के रूप में यह सामने आ गया। रूस और यूक्रेन वास्तव में सप्लाई चेन के बहुत बड़े मुहाने पर बैठे हैं। सप्लाई चेन जहां पर कोई चीज़ उत्पादित होती है और वो बाजार तक पहुंचती है, यानी अपस्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग दोनों को मेंटेन करता है। हमारी अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के लिए अगर हम किसी मोटरसाइकिल की बात करें तो अगला पहिया और पिछला पहिया, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक चेन होती है जो मोटर में उसकी शक्ति को ट्रांसफ़र करती है पिछले पहिए को, और पिछला पहिया पूरी गाड़ी को आगे की तरफ ढकेलता है। हम जैसे जैसे एक्सीलेटर लेते जाते हैं गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है। लेकिन अगर वो चेन टूट जाए तो क्या होगा? जो इंजन की पावर है वो तो वही बनी रहेगी, लेकिन वो पावर पहियों को ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्थाओं में गतिशीलता तो है, उसकी मोटर तो चल रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था सिर्फ इस मोटर से नहीं चलती है, इस मोटर के हॉर्स पावर से नहीं चलती है। अर्थव्यवस्था सिर्फ देश के लोगों के पास पर कैपिटा इनकम कितनी है या प्रवाह कितना, इससे काम नहीं चलता है। अर्थव्यवस्था में एक और बड़ा हिस्सा होता है जो पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ रन कराता है, खासतौर पे ग्लोबल इकोनॉमीज की बात करें तो वो होता है सप्लाई चेन। और अगर इस तरह से दो देश जो कि सप्लाई चेन के बहुत ही प्रमुख हिस्से पर जुटे हुए हैं, अगर उनमें तनाव होता है तो सप्लाई चेन टूट जाएगी और आज नहीं तो कल भारत पर भी इसके बड़े दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है और हमारे वित्त मंत्री ने इस चिंता को उजागर भी किया है कि अभी एक महामारी से हम गुजरे, हमने उससे निकलने के लिए प्रयास किए, लेकिन सामने ही महायुद्ध के रूप में एक दूसरी महामारी हमारे सामने खड़ी हो गई जो सप्लाई चेन व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है कि एक फर्स्ट रे, उन्होंने एक क्वेश्चन रखा है, फर्स्ट यानी कि पहली आशा की किरण आ रही है, जहाँ पर रशिया कह रहा है कि अब हम कीव में उतने ज़्यादा जो है बम्बार्डमेंट नहीं करेंगे और बातचीत की टेबल पर आने का हम प्रयास करेंगे। तो जेलेंस्की और पुतिन की जो मुलाकात हुई है उससे एक उम्मीद सामने आई है कि वो दोनों देश जो हैं वो एक युद्ध से निकलकर वास्तव में दुनिया भर की जो सप्लाई चेन व्यवस्था है उसको वापस ले आने का प्रयास करेंगे। हालांकि
निगेटिव खबरें भी आनी शुरू हो गई। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आगे बढ़ने लगी हैं। इसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने इसमें कहा है कि दुनिया के कई देश ऐसे रहे हैं जिन्होंने कोविड के बाद ज़बरदस्त टैक्स लगाए ताकि सरकारों ने जो पैसा खर्च किया है वो वापस उसकी रिकवरी हो सके और सरकार विकास परक योजनाओं में लगा सके। लेकिन भारत ने इस बार के बजट में किसी भी टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये भारत का अपने लोगों में विश्वास रहा है। हालांकि इससे कई लोग असंतुष्ट हो सकते हैं क्योंकि हर बार हमें उम्मीद होती है कि हम टैक्स में कुछ रिबेट पाएंगे, लेकिन राष्ट्र के सामने जब इस तरह की चुनौतियां आती हैं तो राष्ट्र अकेले उससे नहीं लड़ सकता जब तक कि लोग भी उस चुनौतियों को न समझते हुए उसके साथ खड़े ना हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ इसी खबर में यह भी बात आई है कि भारत में जो इकोनॉमी की रिकवरी रेट है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और रिकवरी के संकेत हमें सामने मिल रहे हैं। लेकिन शायद इस समय भारत और पूरे विश्व के सामने चुनौतियां अपरंपार हैं। विश्व एक बदलाव के दौर से निकल रहा है और अगर भारत और भारत के लोग इस बदलाव को समझ पाते हैं तो याद रखिएगा, जब छाछ को मथा जाता है, मलाई को मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। और मथने का मतलब होता है कि पूरी व्यवस्था इस समय पूरे विश्व की घूम रही है, एक आपस में रस्साकसी चल रही है। और अगर उसमें मक्खन यानी भारत के लोग इस बात को समझ पाते हैं तो इस उठापटक में तकलीफ तो बहुत है, और अगर हम अपनी क्षेत्रीय और अपनी जो संकीर्ण राजनीति है उससे निकल पाते हैं तो ये समय मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए अवसरों के रूप में निकल कर आएगा। ये समय हमारा ऐसा होगा जो हमें बताएगा कि भारत कितना बेहतरीन कार्य कर सकता है। आगे चलते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, वो है बुजुर्गों की मदद के लिए सरकार ने बढ़ाए हाथ। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं, जीवन की ये तीसरी अवस्था, जैसे अगर हम युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की बात करें तो ये एक शाश्वत सत्य है। जन्म के समय ही हमारी मृत्यु का एक जो पर्याय होता है वो तय हो जाता है। राष्ट्र को अपने बुजुर्गों की रक्षा करने, उनकी सहायता करने का एक उत्तरदायित्व होता है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये वो एज होती है जो बहुत ही फर्टाइल नहीं होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। बहुत से हमारे देश में बुजुर्ग रहे हैं जो रिटायर हो गए और आय के स्रोत खत्म हो गए। उनके लिए जो आय का स्रोत खत्म हो जाता है तो वो अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं या अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करने लगते हैं। जीवन उनके लिए मुश्किल दौर से गुजरने लगता है।